हेलो दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। अब ये आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय शासन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ये घटना चक्र है। इसमें 1990 से 2022 तक के सभी प्रश्न यूपीएससी पीसीएस के, ठीक है, सभी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इनमें से देखते हैं कि कौन कौन से आपको मिलेंगे, किस किस एग्जाम पेपर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, आईएएस का इतने सारे, जो भी आईएएस पीसीएस एआरओ आरओ और लोअर पीसीएस जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या है 28,935। तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। भारत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक। ठीक है, जो अधिनियम जैसे 1853 का 73 का रेगुलेटिंग एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1853। उसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, यानी कि कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम देखते हैं कौन कौन से हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। यानी कि जो गवर्नर के नीचे जो 4 लोग कार्य करेंगे, ठीक है, वो सब कितने साल के होंगे, कितने वर्ष तक काम कार्य कर सकते हैं, 5 साल तक। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानस और वारवेल काउंसिल के 4 सदस्य नियुक्त हुए। देखो, यूपीएससी में ये है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये नॉर्मल जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन सीधा सीधा रखा जाता है। लेकिन अब आप यूपीएससी की का प्रैक्टिस घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो गवर्नर जनरल के साथ कौन कौन लोग थे। तो वो थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक व असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। यानी कि सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर को फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। इसे प्रमुख मामलों जैसे कि विदेशी नीति में मद्रास मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है, और कौन सी व्यापार निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई थी। 1786 के अधीन के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 1786 में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। प्रधान सेनापति को की शक्तियां भी प्रदान की गई गवर्नर जनरल को। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया गया। ठीक है, ये किसके एक्ट के अंतर्गत आता है, ये आता है 1813 का चार्टर एक्ट,
जिसमें भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। यानी कंपनी के पास जो एकाधिकार था कि अब सिर्फ कंपनी ही यहाँ पर व्यापार कर सकती है, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो चीन के साथ जो व्यापार होता था और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। यानी कि चीन के साथ जो भी व्यापार होगा और चाय का व्यापार होगा वो सिर्फ कंपनी ही देखेगी। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ये 3 था गवर्नर जनरल, नाम बदला था रेगुलेटरी एक्ट में, और इसके अंतर्गत मद्रास, बम्बई और उड़ीसा की दिए गए थे। लेकिन अब 1833 के चार्टर एक्ट बना, उसके बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है, जो चार्टर एक्ट की धारा 87 है उसमें साफ कहा गया है कि धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर नौकरियों का बंटवारा नहीं होगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी व्यापार पर एकाधिकार हटा दिया गया पूरी तरह से। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत जो है योग्यता के आधार पर नौकरियों का बंटवारा होगा, ना कि धर्म, जात और ये सब वंश के आधार पर। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी कि भारतीय विधानसभा यानी केंद्रीय की स्थापना की गई। यानी भारतीय विधानसभा की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वालों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसमें खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, ना कि आप जात, लिंग, वंश आदि के आधार पर नौकरी पा सकते हैं। आप अगर आप योग्य हैं, आप एग्ज़ाम देंगे, आप उसमें अगर खरे उतरते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। अब आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किस एक्ट के तहत आता है? रेगुलेटरी एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ओके, मुख्य न्यायाधीश, और इनको प्रथम न्यायाधीश भी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से रिलेटिव एक ऑप्शन है, मतलब इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, लेमेस्टर नहीं थे, लॉर्ड इम्पे थे। ठीक है, तो केवल प्रथम ऑप्शन सही है। ये UPRO और प्री एग्जाम में 2016 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई थी। देखो, पहली बात तो है 1773 में के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी।
इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड इम्पे थे, न कि लेमेस्टर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की जांच कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियामक अधिनियम, या पहले देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, कानूनी सदस्य, प्रथम कानूनी सदस्य कौन था? मैकाले, अभी पढ़ते हुए आए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773 के रेगुलेटर एक्ट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मिलाना। नियंत्रण पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में कौन आया था? मेघालय आए थे। अब कब आए हैं? 1860। देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। ठीक है, तो ये बी का पहला, तो ऑफकोर्स इसका बी आंसर सही है। ठीक है, अब फिलहाल मिला लेते हैं एक बार। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 एक्ट में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में आगमन या अनुमति 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आया है। नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। निम्न में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी है? 1813 के चार्टर एक्ट में, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1833 या 1823, या प्राच्यवादी एवं आंग्लवादी विवाद, या निम्न में को का उत्तर सही है अंग्रेजी शिक्षा की नींव। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में बिल्कुल। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये भी सही है, और प्राच्यवादी आंग्लवादी विवाद ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर डी सही होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा, ठीक है, ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देनी थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो आंग्ल के समर्थक थे ट्रेवेलियन और प्राच्य के समर्थक थे एच.टी. प्रिंसेप। इसमें याद करने वाले क्या क्या चीज़ें हैं तो देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख देने का प्रावधान किया गया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि 1 लाख रुपया इंग्लिश में खर्च किया जाए, इंग्लिश मतलब इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, और सबसे पहले कौन थे? मैकाले। ठीक है, प्राच्य एवं आंग्ल विवाद में जो जो आंग्ल हैं ये कौन थे? आंग्ल विवाद के पक्षधर थे ट्रेवेलियन।
ठीक है, ट्रिवेलियन और एच टी प्रिंसेप। प्राच्यवादी के हैं एच टी प्रिंसेप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? यानी कि जो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब व्यापारिक कार्य में कोई भी हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। तो है वो चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में जो चीन के साथ और चाय का व्यापार था उस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए छोड़कर। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। देखो, इसमें चाय एंड चीन के साथ व्यापार हो रहा था, लेकिन 1833 में नो ट्रेड, मतलब सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। और 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक जो ट्रेड थे, जो व्यापार होता था, वो सभी समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। 1813 में सही है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी समाप्त कर दिया। ये भी सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में था। ये तीनों ही सही हैं। नहीं, इसमें से बी सही नहीं, सी सही नहीं है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। देखते हैं तीसरा सही नहीं क्यों नहीं है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, बाकी सबको समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गई। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर का अधिकार और राजस्व समाप्त हो गया, राजस्व सौंपा गया, यानी कि 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार को सौंप दिया गया। तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन सी सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ऐसा सही नहीं है। ये भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 में आया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो चार्टर एक्ट 1833
के माध्यम से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया है। तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 है, जिसमें कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान और वंशानुगत वर्ड अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। ठीक है, देखो 18 जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें कहा गया था, मतलब इसमें जो है योग्यता के आधार पर चयन होने लगा। और चार्टर 1833 में धारा 87 में ये बात कही है कि आप लिंग, जात और वंश के आधार पर हिस्सा नहीं ले सकते, यानी कि प्रशासन का कार्य नहीं ले सकते हैं। आप अगर योग्य हैं तभी आपको योग्यता के अनुसार आपको प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हो पाएगा। तो ये कौन सा एक्ट था? 1853 का एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर जो राजस्व वाला सीन है ना, जो कंपनी जो 20 वर्षों के लिए राजस्व संभालती थी ना, वो अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम समाप्त कर दिया गया। अब भारत शासन अधिनियम 1858 में एक नया पद आया, भारत राज्य सचिव। ठीक है, राज्य सचिव का पद सृजन किया गया और इसमें प्रशासन, ठीक है, इस राज्य सचिव के अंदर प्रशासन की शक्ति दे दी गई। ठीक है, यानी कि जो संपूर्ण नियंत्रण है पूरा प्रशासन कर सकता है राज्य सचिव, और इसके साथ 15 मेंबर इसकी सहायता के लिए बना दिए गए। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, अब 1861 है ना, इसमें लॉ, ठीक है, लॉ में जब कानून बनाने के लिए भारतीयों की सहायता लेने लगे ये लोग, भारत के प्रतिनिधि थे, उनकी सहायता उनको भी शामिल कर लिया गया 1861। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो क्या बोलते हैं अध्यादेश, आपातकाल वाला अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई और अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, यानी कि जो 1892 है, इसमें बजट पर अब भारतीय बहस कर सकते थे। ठीक है, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी कि प्रश्न पूछने का अधिकार है परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का
आरंभ किया जाने लगा। है ना, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्वाचन पद्धति का आरंभ। ठीक है, यानी कि निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया यहाँ पर सम्मिलित हो गई, यानी कि वोट वाला सीन आ गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी में एक सदस्य। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये सब पार्लियामेंटों की बात हो रही है। तो पार्लियामेंटों में रहा पार्लियामेंटो, इसमें लॉ एंड कंट्रोल, लॉ बनाना और कंट्रोल। ठीक है, और इसमें ही सत्येंद्र नाथ। ओके, और अब ओपन क्वेश्चन बजट। ठीक है, और मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है, मॉन्टेग्यू से स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, 1919 में स्टेट एंड सेंट्रल दो सदन की व्यवस्था की गई। तो सदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी फेडरेशनल कोर्ट। 1937 में इस न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरेशन कोर्ट की, संघीय न्यायालय की। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। ठीक है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश शाही से जो भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं प्रश्न पर।
निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति 1833, नहीं, मार्टेंगी चम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, और 1909 में बहस नहीं कर सकते थे, शामिल हो सकते थे। देखते, लेकिन इसमें तो कुछ और दी गया है। 1892 देखते हैं क्या है। ओपन क्वेश्चन 1909। तो इस ये आंसर गलत है, इसका बी आंसर सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, 1892 में बजट पर बहस का अधिकार दे दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं। और 1909 में बहस भी कर सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई है? भारत काउंसिल एक्ट 1892 या पार्लियामेंट 1909, मार्टेंगी चम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में की गई है। देखते हैं आगे। तो 1900 भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार जिसे बोलते हैं द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की, यानी फेडरेशनल कोर्ट? ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1891 या 61 या भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय फेडरेशनल कोर्ट की स्थापना इनमें नहीं की गई, 37 में की गई थी। देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही है। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? ठीक है, 1937 में स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन व्यवस्था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। 1900 पार्लियामेंट्री सुधार और 1919 मार्टेंगी चम्सफोर्ड सुधार और 1947 भारत स्वतंत्र हमारा हो गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो 1919 में है ये प्रांतों में यानी कि राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 में लागू की गई। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1935, अभी बताया यूपीपीएससी में आ चुका है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये भी ठीक है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति, तो इसका देखते हैं इनमें सही उत्तर, इसका सही उत्तर है 1 और 3। ठीक है,
देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली 1909 में की गई है, ना कि 1919 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन माउंटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर व उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो वह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो प्रांतीय स्वायत्तता, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सीधा सा आंसर है 1919। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में की गई, जिसे 1935 तक भारत सरकार अधिनियम में से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, जिसे संशोधित कर उत्तर कुंजी डी मान लिया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे 1892 भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 में, 1919 या 1935। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधान पालिका यानी कि राज्य वाली यानी प्रांत वाली 2। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम के धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचन तथा शेष 27 के मनोनयन होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, उसके बाद 102 निर्वाचित और 31 मनोनीत थे, फिर 145, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में इसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में तो 1919 वाला एक्ट केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया। 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, या 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 तो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है केवल 2। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे, इसलिए उत्तर विकल्प 2 सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी।
या 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था? नीचे के देखते हैं, एक दो या इनमें से दोनों सही है। तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस, ठीक है, आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में हो रही थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में, उसके बाद दिल्ली में होनी शुरू हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानमंडल विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ठीक है, केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937 या 1945? तो सही उत्तर की जांच करना है, एक, बी, सी या ए, सी। तो इसका सही आंसर है ए और सी। प्रश्नगत में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1945 सही आंसर है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है भारत सरकार अधिनियम 1919, 35 या 1909 या 1947? तो इसका सही आंसर है 1935। अध्यादेश जारी कर सकता है। यद्यपि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को 1861 को भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधानसभा की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है, यानी कि अध्यादेश जो अब प्रेजेंट टाइम का जो हमारा संविधान है उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में जारी कर सकता है, लेकिन ये 123 यानी जो अध्यादेश आया है वो 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? ठीक है, अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारतीय शासन सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो यह है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से कौन से इसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अभी पढ़ के आए भारत सरकार अधिनियम 1935। आज इसके प्री एग्जाम में ये आया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन पर समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल की को प्रदान की गई। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय सरकार पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। 1935 प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। वैसे यह प्रांतीय
कुछ उत्पाद के संकेत है, बिल्कुल सही। अपशिष्ट विषयी प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, अपशिष्ट प्रांतीय नहीं, इसका ये गलत है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 या अगस्त प्रस्ताव 1940 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन 1946। तो इसका सही आंसर है 1935, भारत सरकार 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू की? संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय नहीं, गवर्नर जनरल को, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति को वैसे गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, जिसके लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना का विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेश, नॉमिनेट किया जाना? तो देश के लिए लिखित संविधान 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासत समाप्त कर दी गई? तो इसका सही आंसर होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा, फेडरल न्यायालय की स्थापना 1947 में जो की गई थी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया? तो बर्मा भारत से अलग 1935 के एक्ट में किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।